आज हम लोग देखते हैं नागरिकता। नागरिकता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से लगाया जाता है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का हिस्सा होता है और उसका एक उत्तरदायी जिम्मेवार सदस्य होता है जो समस्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है वो और राज्य के प्रति निष्ठावान होता है। राज्य द्वारा इसे संरक्षण दिया जाता है, राज्य द्वारा कानूनी सहायता दी जाती है और राज्य जितना अधिक पुराना है उतना ही अधिक नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट है। हालांकि आधुनिक परिवेश में नागरिकता एक हैसियत का प्रतीक है और यदि आपकी नागरिकता नहीं रहती है तो आप कहीं न कहीं निम्न दर्जे में रहते हैं और नागरिकता आपको राज्य के प्रति, राज्य के खिलाफ आपको कई तरह के अधिकार भी देता है। यही कारण है कि हम लोग राज्य से अधिकार मांगते हैं और अपने आप को किसी देश का नागरिक मानते हैं, उसका हिस्सा स्वयं को मानते हैं। जैसे हम कहते हैं हम भारत के हैं, भारतीय हैं, कोई कहता है हम जापानी हैं, हम अमेरिकन, हम चाइनीज हैं, हम इंग्लिशमैन हैं। तो इस तरह हर एक देश के नागरिक अपने अपने अधिकार के संदर्भ में अपने को उस भौगोलिक परिवेश के संदर्भ में रखकर देखते हैं जहां उसे तमाम प्रकार के बुनियादी अधिकार मिलते हैं। लोगों को आने जाने का अधिकार मिलता है, भ्रमण का अधिकार मिलता है, अपनी सबसे अहम बात है कि सुरक्षा का अधिकार मिलता है। और किसी राष्ट्र का सदस्य होना कितना जरूरी है, कितना यह आपको तब पता चलता है जब आप किसी शरणार्थी को देखिए। उसका कोई देश नहीं होता है, वह अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी देश में शरण लेता है। ऐसे में जो दुर्भाग्य की स्थिति बनती है, वो कितनी मजबूरी में होते हैं, तब पता चलता है कि नागरिकता नहीं रहने के बाद, नागरिकता खोने के बाद कितनी अधिक परेशानी होती है और कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी उसे नहीं दे सकता है और एकदम वो सुरक्षित हालत में किसी तरह वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए एक जीवन का लक्ष्य हो जाता है जिसके लिए वे संघर्ष करते हैं। दुनिया में कई एक राष्ट्रों में आज शरणार्थी, फिलिस्तीनी शरणार्थी का नाम आपने सुना होगा। तो उन लोगों को कितना अधिक परेशानी होती है यह शरणार्थी ही जानते हैं। वहीं विकास के क्रम में देखें तो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट आज है यह पहले नहीं था। यह एक प्रगतिशील अवधारणा के रूप में दिखती है और प्राचीन काल की बात यदि हम करें तो वहाँ पर लोगों के पास शक्ति नहीं थी, सारी शक्ति शासक के हाथों में केंद्रित थी और शासक स्वामी होते थे, शेष लोग दास के रूप में जीवन यापन करते थे। मास्टर शासक और शेष लोग स्लेव, दास। और बहुत ही स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं थी, दास की गुलाम थे वे। और जैसे कि अगर प्राचीन मिस्र की बात करें तो लोगों का जीवन या मरण सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। जब वो चाहता था अपनी प्रजा को जैसे चाहता था वैसे रखता था। प्रजा की स्त्री और संपत्ति पर स्वामी का अधिकार था, शासक का अधिकार था, जो मन में होगा वो करेगा, जैसे मन होगा वैसे रखेगा। और लेकिन जब से नागरिकता की अवधारणा आई, नागरिकता का कंसेप्ट विकसित हुआ, तब से नागरिकों को अधिकार मिला और इस तरह के अमानवीय, किसी भी तरह का अमानवीय बर्ताव नागरिकों के साथ नहीं किया जाने लगा। और इसको सबसे बड़ी बात, इनको एक अधिकार मिला। राजनीति शास्त्र के जनक कहलाते हैं राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु। अरस्तु ने भी नागरिकता के संदर्भ में बात कही थी कि जो व्यक्ति शासन कार्य में भाग लेता है या न्यायिक प्रशासन में भाग लेता है वही राज्य का नागरिक होता है। सीधे तौर पर कहें जो सरकार में शामिल है, चाहे वो कार्यपालिका का अंग है, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका का अंग है, तो वही नागरिक है जो विशेष सुविधा प्राप्त है। बाकी कोई नागरिक
नहीं है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि नागरिकता और नागरिक को सुविधा मिलेगी। तो नागरिकता कितना बड़ा अवधारणा है और किस तरह समय के साथ नागरिकता की अवधारणा में चेंजिंग आया है। नागरिकों के अधिकार की बात करें तो विभिन्न राष्ट्रों में इसकी स्थिति अलग अलग है और हर एक देश अपने अपने साधन सुविधा संसाधन के हिसाब से नागरिकों को अधिकार प्रदान करती है। लेकिन अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में देखें तो कुछ साम्यता दिखती है, जैसे कि मतदान का अधिकार हर एक देशों में, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को प्राप्त है, या अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक आज़ादी, अपनी आस्था की आज़ादी और न्यूनतम मजदूरी जैसे अधिकार, आजीविका पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, इस प्रकार के कुछ बुनियादी नागरिक अधिकार सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को प्राप्त है। और जो नागरिक को आप इतने अधिकार के साथ आज देखते हैं तो यह आसानी से हासिल नहीं हुई है, इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा है और जनता ने अपनी स्वतंत्रता या अपने अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। और प्रारंभिक दौर में देखें तो शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा थी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और ऐसे संघर्ष यूरोपीय देशों में भी हुए जो कि अपने आप को नागरिक अधिकार के संदर्भ में ज़्यादा सभ्य मानते हैं। आपने फ्रांसीसी क्रांति 1789 की बात सुनी होगी। फ्रांसीसी क्रांति 1789, उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा अस्तित्व में आया। वहाँ राजा अधिक निरंकुश हो बैठे थे, लुई 16वां, और लोगों ने विद्रोह कर दिया अपने अधिकारों के लिए, अपने नागरिक अधिकारों के लिए, अपने बुनियादी अधिकारों के लिए। उसी तरह अगर अपने औपनिवेशिक शासन वाले देश में देखें, एशिया के देशों या अफ्रीका के अधिकांश देशों, खुद भारत में भी देखें तो स्वतंत्रता आसानी से हासिल नहीं हुई है, नागरिकता का दर्जा नहीं था तो उतनी आज़ादी नहीं थी जितनी कि एक निरपेक्ष भाव में नागरिक को अपने देश के नागरिक होने के नाते मिलने चाहिए। तो मेरे इस देश के होते हुए भी कितने अधिकार होंगे, इसका सीमांकन ब्रिटिश लोगों द्वारा किया जाता था। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ श्वेत में बटे हुए थे लोग, श्वेत लोगों को ज़्यादा अधिकार था और श्वेत जो काले होते थे उसको ज़्यादा अधिकार नहीं था, उनके खिलाफ काफ़ी अमानवीय बर्ताव किया जाता था। गोरे अल्पसंख्यक थे, कम संख्या में थे, फिर भी काले लोगों के साथ यातनामय जीवन का बर्ताव करते थे और यह 1994 तक की स्थिति बनी रही। रंग भेद की नीति थी वहाँ, आप जानते हैं। और अपने देश में देखें तो यद्यपि कि नागरिक अधिकार संवैधानिक दृष्टि से प्राप्त है, इसके बावजूद आप महिला अधिकार की बात सुनते होंगे, महिला आंदोलन की बात सुनते हैं, दलित आंदोलन की बात सुनते हैं, तो कहीं न कहीं वे भी आज अपने स्वाभाविक अधिकार से वंचित हैं, जिस कारण उन्हें भी आज आंदोलन करना पड़ रहा है। महिला आंदोलन, आज वे अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे भी अधिकार है, मुझे भी दो। दलित आंदोलन यही चीज़ है कि हमें सताया गया, हमें प्रताड़ित किया गया है, हमें अवसर की समानता नहीं, हमें वो चीज़ दो। तो कुल मिलाकर इन लोगों का मकसद है अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना और ध्यान आकृष्ट करके अपने अधिकार, अपने अवसर को सुनिश्चित करवाना सरकार से नीति बनवाकर। यहाँ पर आप सोच सकते हैं, चिंतन मंथन कर सकते हैं कि जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात है तो 17वीं से 20वीं सदी के बीच यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर क्या किया, तो अपना शासन किया और यह 1994 तक अपनाई गई थी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में जब सरकार बदली तो फिर वहाँ पर काले लोगों का भी अधिकार मिला, इन्हें भी नागरिकता का दर्जा मिला, इन्हें भी शासन कार्य में हस्तक्षेप करने का, सहभागिता निभाने का अवसर मिला।
नहीं तो इसके पहले मत देने का अधिकार सिर्फ श्वेत लोगों को ही था, जो गोरे होते थे, उस श्वेत को नहीं था। चुनाव लड़ने का अधिकार श्वेत को ही था, उस श्वेत को नहीं था। सरकार चुनने की बात हो, सरकार में सहभागिता निभाने की बात हो, उसी को। संपत्ति खरीदने के लिए श्वेत को ही अधिकार था, उस श्वेत को अधिकार नहीं था। देश में कहीं आने जाने की बात होती थी तो वो भी श्वेत को ही अधिकार था, उस श्वेत को अधिकार नहीं था। काले लोगों को अधिकार ही नहीं था, और काले लोगों के लिए अलग मोहल्ला था, अलग कॉलोनी था। वे लोग गोरे लोगों के मोहल्ले में नहीं जा सकते थे, उसके मोहल्ले में काम करने के लिए नहीं जा सकते थे, और काम करने के लिए जाते थे तो विशेषकर पास देना पड़ता था। तालाब, शौचालय, स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीज़ उनके लिए अलग था और 2M दर्जे का था, और श्वेत के लिए सब चीज़ अच्छा था। गोरे इलाके में लोगों को अपने परिवार रखने की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह की बातें भी थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो श्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में समान सदस्यता नहीं मिली थी, तो कितना अमानवीय बर्ताव हो रहा होगा। और भिन्न भिन्न समुदाय के बीच इस तरह के अमानवीय बर्ताव, किस तरह नागरिक होने के बावजूद, उस देश के होने के बावजूद कैसा वो लोग प्रताड़ित महसूस करते रहे होंगे। जो राज्य, राजसत्ता है, शासन है, और जो इंसान, जो नागरिक है, इन दोनों के बीच का संबंध ही नहीं नागरिकता, जो बल्कि इससे ये अधिक है। नागरिक जिस समाज में रहते हैं, जिस होते हैं, तो वहाँ एक दूसरे के प्रति एक अपेक्षा ही बढ़ता है, दायित्व भी कभी बोध होता है कि हम नागरिक के रूप में हमारा यह दायित्व भी है। और इसमें सिर्फ कानून द्वारा थोपी गई मान्यता नहीं होती है, बल्कि अपने जब साथ रह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक दूसरे के भागीदार भी होते हैं। नैतिक दायित्व एक तरह से शामिल हो जाता है, और सांस्कृतिक विरासत हो या प्राकृतिक संसाधन हो, इसका उत्तराधिकारी या न्यासी के रूप में वहाँ के नागरिक ही होते हैं। उन्हीं को आगे फिर उस सांस्कृतिक दायित्व को आगे ले जाना होता है। या इस प्रकृति में जो कुछ भी है, उस क्षेत्र में उसके अधिकारी तो वही नागरिक हैं। ऐसा आपको भी लग सकता होगा, और आप यह भी सोच सकते हैं कि कहीं किसी ऐसे समूह को देखें जो कि महसूस करते हैं कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी आकांक्षाओं का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी अपेक्षा सरकार खरी नहीं उतर रही है, वो वंचित हैं। तो आपको एहसास होगा कि वे भी इस देश के नागरिक हैं, तो उन्हें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए करने के लिए एक बात हो सकती है कि अपने क्षेत्र के नागरिकों की गतिविधि को देखें, और एक ऐसी सूची मदद बना सकते हैं जो नागरिक एक दूसरे का मदद करते हैं, या वे समाज में समर्पित हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं जो व्यक्तिगत हित के साथ साथ सार्वजनिक हित की बात होती है। और ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी समूह हो सकते हैं, और आपके उम्र के भी लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इस पर भी आप चिंतन मंथन कर सकते हैं।